प्रस्तुत है नागार्जुन की कविता हरिजन कथा का विश्लेषण। बाबा नागार्जुन जन कवि हैं, इसलिए उपेक्षितों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के प्रति उनका लगाव रहा है। एक तरह से कहा जाए तो न सिर्फ दलितों और वंचितों के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, बल्कि एक साहचर्य भी दिखता है। उनके साथ उनके खुशी, प्रसन्नता, विषाद जितने भी क्षण होते हैं उसका व्यक्तिगत अनुभव और उनके साहचर्य में रहकर उनकी जो वास्तविक मन स्थिति है उसका अंकन बाबा नागार्जुन ने किया है। प्रस्तुत कविता हरिजन कथा 1977 में पटना के पास बेलछी गांव है, वहां पर हुई थी, जिसमें दलित वर्ग के 13 लोगों को अभिजात वर्ग के द्वारा जिंदा जला दिया गया था। बहुत दुखद घटना थी। इस पर बाबा नागार्जुन का कोमल मन फूट पड़ता है और वो लिखते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 1, 2, 3 नहीं, 13 के 13 अभागे मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए अग्नि में। देखिए, यहाँ पर कुछ आलोचकों का यह विचार है, जैसे नंद किशोर नवल जी का विचार है कि ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ। यह शब्द शायद ठीक नहीं बैठता, क्योंकि दलित वर्गों पर वैदिक काल से ही, उत्तर वैदिक काल से ही एक शोषण और दमन की प्रक्रिया अभिजात्य या उच्च वर्ग के द्वारा की जाती रही है। यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि यह हृदय विदारक घटना थी और इस शब्द का प्रयोग किसी जानबूझ करके उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उनका उनके अंतर व्यथित मन से जो उनके हृदय की आवाज है वह यह शब्द को स्पष्ट करता है। आगे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाबा नागार्जुन न सिर्फ सामंतवादी, अभिजात्यवादी, ब्राह्मणवादी संस्कृति के प्रति गहरा चोट करते हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आगे का भविष्य कैसा होने वाला है उसे भी प्रस्तुत करते हैं। दलित विमर्श हिंदी साहित्य में एक नई परंपरा हो गई है पिछले करीब 20-22 वर्षों से, जिसमें दलित विमर्श पर, देखिए, दलित विमर्श पर रेणु जी ने काफी लिखा, बाबा नागार्जुन ने भी लिखा है, निराला जी में भी ये देखा जा सकता है। लेकिन दलित विमर्श की यह चर्चा इसलिए होती है कि जब दलित साहित्यकार उस पर लिखते हैं, अब सवाल यह है कि दलित साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई विषय को दलित विमर्श कहा जाए या दलितों के, उपेक्षितों के प्रति जो संवेदनाएं हैं उसको दलित विमर्श कहा जाए। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना हम चाहेंगे कि दलित विमर्श यदि यह माना जाए कि दलित साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई है, तो उस स्तर से भी यदि देखा जाए तो बाबा नागार्जुन श्रेष्ठतम दिखाई देते हैं, इसके बावजूद कि वो उस कैटेगरी में, दलित साहित्यकार की कैटेगरी में नहीं आते। दलित, और इसी कविता में उन्होंने आगे लिखा भी है कि वह कैसा होगा। देखिए, जब ये घटना होती है, सबसे पहले इस घटना का प्रक्रम हम लोग समझ लेते हैं, इस घटना पर किस तरह से अंतर्व्यथित है बाबा नागार्जुन। और वो लिखते हैं कि ये घटना के बाद पुलिस प्रशासन किस तरह से सामंतवादी प्रवृत्ति के है, किस तरीके से अभिजात वर्ग के पकड़ में है कि नाक के नीचे ये घटना होती है, थाना पास में होता है, लेकिन कोई रिकॉर्ड, कोई एफआईआर नहीं किए जाते। प्रकारांतर से आज भी स्थिति बहुत कुछ बदली है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं अपने देश में दुर्भाग्यवश हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर ये सामंतवादी, शोषणवादी जो प्रवृत्ति है शासन प्रशासन का व्यवस्था पर, उस पर एक करारा प्रहार है। सबसे बड़ी बात कि बाबा नागार्जुन कबीर की परंपरा में आते हैं। उनका ये क्षोभ कोई क्षोभ नहीं है, बल्कि वो तो सीधे पत्थर फेंक देते हैं, इस व्यवस्था पर पत्थर फेंक देते हैं और उसके बाद वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो देखिए, बाबा नागार्जुन ने इस घटना पर इस प्रकार से व्यक्त किया है कि नाक के नीचे थाना है, लेकिन थाने में कोई एफआईआर रिपोर्ट नहीं होती। आगे उन्होंने जो भविष्य का खाका खींचा है कि उसी दलित बस्ती में एक बच्चे का जन्म होता है। अब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कलुआ कैसा होगा,
उसकी नाक नक्श को उन्होंने श्याम सलोना कृष्ण से तुलना की है। उसकी जो घटनाएं हैं और उस बच्चे की अभिमन्यु कृष्ण से तुलना करके उन्होंने एक स्केच खींचा है कि यह बच्चा जो दलित वर्ग का है ये कहीं भी किसी आभिजात्य से कम नहीं होगा। किंतु एक शंका भी है उनके मन में, और ये शंका ये है कि ये बच्चा यदि बड़ा होगा तो कैसे इसकी परवरिश होगी। वो झरिया, फरिया, बोकारो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहीं दूर प्रकारांतर से भेजा जाएगा तो क्या पता वहां भी वह सुरक्षित रहे या नहीं, वहां भी वह सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा कहीं उसके जीवन की गाथा ही न समाप्त कर दी जाए। तो इसलिए उसको सुरक्षित रखने की बात करते हैं और कहते हैं कि कहाँ जाएगा, तो फिर कहते हैं कि जहां इनकी बस्ती होगी। यहां पर भी आलोचक कुछ प्रश्न उठाते हैं कि शायद जातीय एकता से ही वर्गीय एकता की बात बाबा नागार्जुन करते हैं। जातीय शब्द सोशियोलॉजिकल शब्द है, समाजशास्त्र की अवधारणा है, जबकि वर्ग इकोनॉमिक्स का शब्द है, इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, अर्थव्यवस्था की चीज है। बाबा नागार्जुन का जन्म स्वयं एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। यात्री नाम से मैथिली में कविता करते थे और बाद में राहुल सांकृत्यायन के साथ दोस्ती हुई और उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। हालांकि बाद में हिंदू धर्म को भी फिर से फॉलो करने लगे थे और इसी बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते उनका नाम नागार्जुन हुआ। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बावजूद भी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था है, जो अभिजात्यवादी व्यवस्था है, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से भी उन्हें उतनी ही नफरत है जितनी कि अभिजात्यवादी और सामंतवादी वर्ग व्यवस्था से। इसलिए यहां पर और जिस संदर्भ में ये बात कही जा रही है, क्योंकि ये 1977 की घटना है, निश्चित रूप से आज का परिवेश मंडल आयोग के रिकमेंडेशन के बाद से बहुत कुछ बदला हुआ है, तो उस परिदृश्य में ये काफी हद तक जो उन्होंने प्रसंग दिया है वो सटीक बैठता है। तो यहां पर वो बाबा नागार्जुन कहते हैं कि अब जब वो जातीय अपने बिरादरियों के बीच बाहर रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ प्रश्न पैदा करते हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा है तो मजदूरी करेगा। फिर कहते हैं नहीं, वो मजदूरी नहीं करेगा क्योंकि उसे तो इतिहास बदलना है। उस बच्चे को इस अपने जो जातीय अपने जातीय और अपने वर्गीय संरचना को, देखिए यहाँ पर बाबा नागार्जुन पूरी व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित विमर्श की जब बात की जाती है, उन्होंने स्वयं भी कहा है कि यह दलित बच्चा एक नया इतिहास लिखेगा जो दलितों के लिए इतिहास होगा। तो बाबा नागार्जुन कितनी बड़ी बात कहते हैं और यह संवेदना कितने अंतर मन में उनके है, कितनी व्यथा है, कितनी चिंता है। और एक प्रश्न भी उठाते हैं क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1977 की घटना है, यानी कि 30 साल बाद भी, जैसा कि प्रेमचंद ने भी प्रश्न उठाया था। प्रेमचंद स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही 1936 में उनका निधन हो गया था, परंतु उन्होंने प्रश्न उठाया था कि गोरे साहब चले जाएंगे, भूरे साहब रहेंगे। इसका मतलब शायद उन्होंने आकलन कर लिया था कि हमारी व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। बाबा नागार्जुन भी यहाँ पर यही कहते हैं कि 30 सालों के बाद भी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो एक प्रकार से ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी, पूंजीपतिवादी, और एक बात और यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जातीय से ज्यादा उनका मतलब वर्ग पर है। क्योंकि यदि दलित जाति के लोग भी यदि पैसे वाले हैं, धनी वर्ग है, तो बाबा नागार्जुन के साथ उनकी कोई सिंपैथी नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि वो तो अभिजात्य या ब्राह्मणवादी संरचना के ही हिस्सा बन जाते हैं। एक दो प्रश्न यहाँ पर और स्पष्ट हम करना चाहेंगे, प्रसंग स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे कि बच्चे का जब नामकरण होता है तो उस समय एक जो दलित वर्ग से ही है, बाबा गरीबदास आते हैं, उनकी कद काठी बताया उन्होंने
कि कठमस्त बदन है और नाक चौड़ी है, नथुने, इस तरीके से उन्होंने उनकी संरचना बनाई है। उनके गले में एक तुलसी का माला है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोग प्रश्न उठाते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि बाबा नागार्जुन जो कि स्वयं ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए शायद ब्राह्मणवाद का मोह संवरण नहीं कर पाए। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का नामकरण और होना ये हिंदू परंपरा का हिस्सा है और इसमें कहीं भी ब्राह्मण वर्ण या शूद्र वर्ण की बात प्रश्न नहीं आती। इस प्रकार से देखिए, जो बाबा नागार्जुन की ये हरिजन गाथा है, ये सर्वथा प्रासंगिक है और हमेशा दलितों, पीड़ितों, वंचितों और उपेक्षितों के लिए एक माइलस्टोन, जिसको कहा जाए कि पथ प्रदर्शक का काम करने वाली है। और यह हमेशा जब भी दलित दिवस की बात आएगी तो संभवतः यह श्रेष्ठतम रचना मानी जाएगी। धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और लाइक करिए। आप यदि किसी टॉपिक पर अलग से व्याख्यान चाहते हैं तो अपने कमेंट में इसको जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।